हिंदी वालों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन मतलब क्या, परावर्तन, ठीक। ट्रांसमिशन मतलब एक साइड से दूसरे साइड में अगर पास हो जाए तो उसे ट्रांसमिशन कहेंगे। स्पेशली यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पहले बेटा रिफ्लेक्शन ही आपको पुटअप होता है। रिफ्लेक्शन की कंडीशन दो होती है बेटा, अगर वेव का ट्रांसमिशन किसी मीडियम से हो रहा है और वेव जिस सरफेस पे जाके इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर मीडियम वो डेंसर है यानी सॉलिड है, ठीक, तो उस कंडीशन में उसके फेज में चेंजेस आपके होंगे, क्या होंगे, फेज क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक। तो जो वेरिएशन हमारा फेज का होता है, कैसे आपका वहां से ट्रांसमिशन होगा वन क्या मीडियम टू अदर या रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो क्या सिचुएशन बनेगी, वो चीजें हम लोग इस पॉइंट में बेटा डिस्कस करते हैं। तो दो ही चीजें पूछी जाती हैं। रिफ्लेक्शन के बाद फेज में आपको क्या कितने का चेंज होगा, 0, पाई/2 पाई, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर सॉलिड सरफेस से हमारा हो रहा है, ठीक, तो उस केस में रिफ्लेक्टेड वेव जो होता है पाई फेज क्या होगा, चेंज हो जाता है। वो चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक। तो लिखिएगा, देखिए, when sound waves are incident on a boundary, when sound waves are incident on a boundary separating two media, when sound waves are incident on a boundary separating two media, okay, a part of it is reflected back into the initial medium, while the remaining is partially absorbed and partially transmitted into the second medium, हो गया। पार्शियली क्या होगा बेटा, एब्जॉर्ब होगा, पार्शियली हमारा ट्रांसमिट होता है, ठीक, इन सेकेंड मीडियम, हो गया। अब क्या है, एक क्वेश्चन बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको बनता है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनकी, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका होता है बेटा कि बोला जाता है जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव होंगे, ठीक, वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो, रिफ्रैक्ट हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा हो, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सभी के सेम होती है, यानी फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने के साथ आपका चेंज नहीं होता है। आपने रिफ्लेक्शन भी पढ़ा होगा, तो उस केस में आपको जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इन केस ऑफ, बेटा आप खड़े हो जाओ जी, डॉक्टर कैसे बनेगी, हाँ, डॉक्टर कैसे बनेगी, पढ़ के ना, तो इतना इरेगुलर क्यों रहती है, अच्छा घर पे, अच्छा चलिए, डबल रीजन था, बैठिए फिर आप बेटा, लेकिन जब पेपर बन के आएगा ना तो सबके लिए क्या रहेगा, सेम। वो हमारी मजबूरियों को नहीं समझता है, हम आपकी मजबूरियाँ समझ लेंगे, घर पे कोई प्रॉब्लम आ गई या जो भी रीजन था, बट पेपर किसी की मजबूरी
नहीं समझेगा कि आपने किस मजबूरियों में पढ़ा, किन परिस्थितियों में पढ़ा। ठीक, वो पेपर ये नहीं बोलेगा कि इन परिस्थितियों के लिए ये वाला रहेगा सेट, इन परिस्थितियों के लिए ये रहेगा। ऐसा आता है क्या? नहीं आता ना। तो हमें अपनी उन्हीं परिस्थितियों से लड़ के ही तो बनना है। ठीक, अगर हम उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग रहेंगे तब दिक्कत है ना। इसलिए जो हमारे विपरीत परिस्थितियां होती है यही तो हमें आजमाती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में विपरीत एडवर्स कंडीशन में कैसे बनेंगे। ठीक, और सबके पास एडवर्स रहता है। जिसके पास सब कुछ रहता है वो उसका मन नहीं लगता है, उसके लिए वो एडवर्स कंडीशन है। जिसके यहाँ पैसे की प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए एडवर्स कंडीशन है। किसी के लिए घर पे समय नहीं मिलता वो एडवर्स कंडीशन है। किसी की फैमिली में किसी की तबीयत खराब है वो उसके लिए एडवर्स कंडीशन है। मतलब एकदम इजी वे में कोई नहीं होता है। ठीक, तो आप यहाँ रहते हो, बाहर रहते हो, जो बाहर भी रहता है बच्चा पता लगा 2 महीना गया, बीमार हो गया, 1 महीना रेस्ट कर रहा है, ठीक, भाग आया, ठीक, या वहाँ का इन्वायरमेंट उसको सूट नहीं कर रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम सबको रहती है। ठीक, अब उन्हीं प्रॉब्लमों में जो अपने आप को मैनेज कर लेता है फिर वो हो जाता है। ठीक है ना। तो जहाँ तक पॉसिबल हो, जो अगर आपने 2 चीज़ें होती बेटा, एक होता है कि हम यूं ही पढ़ रहे हैं, यूं ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, व्यवस्था है, हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक, और एक होता है हम होने के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब मुझे सिलेक्शन लेना है उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो दोनों बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। अगर आप होने के लिए पढ़ रहे हो तो आपकी बाकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अवॉइड करके या उनको फेस करके आपको क्या करना, आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऐसा सब लोग करते हैं हम भी कर लेते हैं, क्या जाता है, तब तो सेकेंडरी फैक्टर है बेटा। ठीक, बट अगर आपका टारगेट है कि बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी रेगुलर। ठीक, आप रेगुलर मेहनत करिए और जो चीज़ें नहीं समझ में आया करें उनको पूछ लिया करिए। ठीक है, सभी लोगों के लिए बोला जा रहा है, एक के लिए नहीं। ठीक, तब जाके वो बातें कहीं बनती हैं। और अगर आपका नहीं, आप मेहनत करोगे, नहीं रेगुलर रहोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको लगता है एक दिन हमारा छूट गया, क्या जाएगा, एक दिन से नहीं जाएगा। लेकिन अभी एक दिन से अगर एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ तो आपका कॉलेज टॉप से लेके आप कहाँ बॉटम पे पहुँच जाते हो। ठीक, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हो गया तो आप सिलेक्शन से क्या होते हो, बाहर हो जाते हो। ठीक, एक क्वेश्चन से उस समय उस एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है जब हम लोग क्या होते हैं, सिलेक्शन पॉइंट पे होते हैं। 1 नंबर पाया होता तो हमें क्या KGM में मिला होता, और एक क्वेश्चन अगर हमारा घट गया तो हम कहाँ पहुँच गए, BRD पहुँच गए। ठीक, तो वो डिफरेंस तब आपको नज़र आती है। ठीक, या एक क्वेश्चन हमारा और सही हो गया होता, हम सेलेक्ट हो गए होते, मेडिकल कॉलेज में होते, एक क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ, हम अभी साल भर मेहनत करेंगे और अगला साल कैसा होगा पता नहीं है। तो उन एक एक क्वेश्चनों के इतने इंपॉर्टेंस होते हैं तब जाके हमारा क्या होता है, सिलेक्शन हो पाते हैं। जब आप इतनी प्रायोरिटी दोगे कि एक चैप्टर, एक क्वेश्चन, एक टॉपिक क्या अहमियत है, ये तो पता नहीं कि हमारे पास 45 क्वेश्चन आने, कौन वाले 45 आएंगे, ऐसा पता नहीं है ना भाई। 45 क्वेश्चन ही पूरी फिजिक्स से आना, 45 केमिस्ट्री से आना है, 90 बायो से जो आना है, जूलॉजी बॉटनी मिला के। ठीक, तो आना कौन सा है वही पता नहीं है। वही पता होता तो हम लोग रोज 45 रिवाइज करते आते हैं। तो 45 क्वेश्चन भी ये है, रट लो इसको, फिर आएंगे, फिर रट लेंगे, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना जी। कितना बढ़िया होता है ना, बढ़िया होता कि नहीं, ऐसा होता है। तो फिलहाल वो बढ़िया नहीं होता, सिलेक्शन के लिए तो होता, लेकिन आप ही थोड़ी रटते, बहुत लोग रटते हैं भाई, आप ही थोड़े। तब वहाँ रटने वाले भी फिर होता कौन बढ़िया रटा है भाई, आप रटे थे, वहाँ जाके 4 गलत कर दिया, एक रटा उसने नहीं गलत किया। ठीक, तो कंडीशन ये है कि वो सबके लिए वही फॉलो होता है बेटा, इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके पढ़िए। ठीक है, चलो बेटा। तो हम लोग लिख रहे थे पहला बेटा, क्या लिखा, कुछ लिखा है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, in case of reflection and transmission of sound, the frequency of wave remains unchanged, यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कोई चेंजेस नहीं होगी, जितना इंसिडेंट होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड होगा, उतना ही ट्रांसमिटेड होगा। ठीक, सारे आपस में क्या होंगे,
इक्वल इक्वल होंगे। अगर फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट कर ले या एन से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक, तो न्यू इंसिडेंट इक्वल टू न्यू रिफ्लेक्टेड इक्वल टू न्यू ट्रांसमिटेड, ठीक। तो सारी फ्रीक्वेंसीज आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक। वहाँ पे कोई भी ज़्यादा या कम नहीं होगा। तो सीधा कह लो एक लाइन, मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी पे कोई आपका इफेक्ट नहीं होता है। जो भी वेव रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी रिमेंस क्या रहेगा, आपका सेम सेम रहेगा। हो जाएगा, याद रहेगा। तो ये आपका चाहे रिफ्लेक्शन हो बेटा, चाहे रिफ्लेक्शन हो, कोई भी फेनोमेना आपका होता है तो उनमें फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट आपका नहीं होता, ठीक। हाँ बेटा, हाँ, वेवलेंथ, वेलोसिटी, वो सारी चीज़ें चेंज होंगी, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट अफेक्टेड, फ्रीक्वेंसी आपकी अफेक्टेड नहीं होती है। दूसरा लिखिएगा, सेकेंड, द इंसिडेंट रे। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब पढ़ा होगा लाइट में तो भी ये पॉइंट लिखा है, बताया गया होगा। देखिए, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे कामा नॉर्मल, कामा कर लो, नॉर्मल एंड refracted ray are always in the same plane, are always in the same plane। हाँ, रिफ्लेक्शन भी यही लागू होगा। हाँ, ठीक हो गया, सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में आपका लाइट वेव के हम लोग जो रेज है वो हम लोग लाइट की ही बात कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक। आगे होता है बेटा, अगर आपने पढ़ा होगा ये क्या, स्नेल्स लॉ, ठीक, पढ़ा है ना, नियम क्या, n1 इंटू μ1 इंटू साई 1 इक्वल टू μ2 इंटू साई 2, या n से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा तो n1 इंटू पढ़ा होगा, ठीक। तो जो भी रहता है यानी कि साइन ऑफ एंगल इन वन मीडियम इंटू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक, इक्वल टू साइन ऑफ एंगल इन सेकंड मीडियम इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। हाँ, n1 साइन आई इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, या साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2 बाई n1 आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो वो एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा और टिक कर लीजिएगा। थोड़ा टाइम से पहुंचो बेटा लोग, वैसे भी आजकल लेट रहता है ना। हाँ, समय का बड़ा अभाव है, अभाव जानते हो, हाँ, कमी है, ठीक। लिखिए, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए डेंसर मीडियम और रिजिड सपोर्ट, in a denser medium or a rigid support or fixed end or FIXED fixed end, there is inversion of the reflected displacement wave, inversion of reflected displacement wave, ठीक। that is अगर बेटा हमारा इंसिडेंट वेव हम लोग लेते हैं y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, माइनस मान लो माइनस के एक्स लिया इंसिडेंट के लिए, तो जो रिफ्लेक्टेड आपका होगा उसका साइन हमारा उल्टा हो जाएगा, बदल जाएगा, या कह लो उसमें 180 यानी पाई का क्या आएगा, चेंज आएगा। क्या लिखा है बेटा, नहीं, रिफ्लेक्टेड क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट वेव, ठीक। दैट इज ठीक, if the incident wave is लिखिए y, नीचे लिखिए y इक्वल टू a साइन बैकन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखिए। देन reflected wave will be देखना y इक्वल टू ये हमारा a इंसिडेंट वाला है बेटा, ठीक, और y वाला होगा a रिफ्लेक्टेड साइन। अब दो तरह से लिखते हैं बेटा। अगर हम लोग यहाँ निगेटिव साइन हम लोग पहले यूज कर लेते हैं तो लिखते हैं माइनस ए रिफ्लेक्टेड साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख लेते हैं। माइनस कॉमन किया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अगर आपने साइन यहाँ पहले से नेगेटिव ले लिया, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस कितना बेटा, के एक्स के बराबर होगा। एक इस तरह में हम लोग लिख सकते हैं। या माइनस को अगर हम लोग यहाँ से रिमूव करते बेटा तो यानी कि साइन माइनस तब आता है जब 180 का फेज डिफरेंस हो। कितने का हो, 180 का फेज डिफरेंस हो। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू ए आर फॉर रिफ्लेक्टेड है, आई फॉर इंसिडेंट है बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस कितना पाई। तो उस टर्म में भी हम लोग उसको इंडिकेट कर लेते हैं कि पाई का वहाँ पे फेज डिफरेंस हो जाएगा। कितने का होगा, पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो लिख लीजिए आर करके ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस कितना पाई, यानी फेज डिफरेंस कितना हो रहा है, पाई का। दैट इज जो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव है अगर रिजिड सपोर्ट से वो रिफ्लेक्ट बैक होंगे तो उनके बीच का फेज डिफरेंस हमारा पाई के बराबर होगा। पाई मतलब 180 डिग्री के बराबर होगा। हाँ, दैट इज कर लो, दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन कलर पेन होगा तो यूज कर लीजिएगा बेटा। फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव, फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज, फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज कितना लिखा, पाई। क्या होगा बेटा, पाई। अब अगर हम लोग डायग्रामेटिकली इसको दिखाते हैं, क्या करेंगे बेटा, अगर डायग्रामेटिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी रिजिड सपोर्ट से, अगर आपका यानी सॉलिड सरफेस अगर वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है तो जो इंसिडेंट वेव होगा, ठीक, जो इंसिडेंट वेव है जब आके टकराएगा और जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो जस्ट अपोजिट फेज में मिलता है। किसमें मिलेगा बेटा, अपोजिट फेज में मिलेगा। तो वहाँ पे इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जो होते हैं वो अपोजिट फेज में मिलेंगे हमारे। जैसे ये रिजिड सपोर्ट है बेटा, ठीक, कैसा है, रिजिड है। रिजिड इसी को सॉलिड हम लोग कह लेते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। तो अगर आप दिखाते हैं ये इंसिडेंट वाला है बेटा और ये कैसा है, रिफ्लेक्टेड वाला है। तो इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में जो रिफ्लेक्टेड वेव आपका होगा बेटा उसका फेज हमारा कितना रिवर्स हो जाता है, यानी कि 180 का फेज डिफरेंस मिलता है, ठीक। आप वो लाए हो बेटा, बहुत बढ़िया, आज भूले नहीं, लाओ। ये वाला नहीं बोले थे जी, तो उसका सेकंड वाला हमने एररलेस आपसे बोला था। उसी का सर है, वो भी है सर, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला। अच्छा, ये तो ये क्वेश्चन वो है, ये अलग है, ये दिशा पब्लिकेशन के हैं। चलो ठीक, ठीक। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होंगी और ट्रांसमिटेड वेव होंगी बेटा उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने का होगा, 180 का होगा। तो ये बना लीजिए।
हो जाएगा। लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट यही लिख लीजिए। अगला पॉइंट, ऑन रिफ्लेक्शन, उसमें लिख लो बेटा, ऑन रिफ्लेक्शन द एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव, on reflection the amplitude and intensity of wave may decreases. On reflection the amplitude and intensity of wave may decreases. On reflection the intensity and amplitude of wave may decreases. एक चीज जरा सुन लेंगे बेटा, हमारी दो चीजें होती हैं। अगर आपका जो वेव आके इंसिडेंट हो रहा है वो ट्रांसवर्स नेचर का है, कैसा है, ट्रांसवर्स वेव का इंसिडेंट होता है, तो रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्टेड के बाद जहाँ क्रेस्ट बनता था वहाँ टॉट बनेगा, जहाँ टॉट बनेगा वहाँ पे क्रेस्ट बनता है, मतलब वो 180 का फेज डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव आके इंसिडेंट होता है, क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव का जब वहाँ पे आपका इंसिडेंस होता है तो उस केस में यहाँ पे कंप्रेशन और जो रेयरफैक्शन होते हैं वो आपस में इन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक। वहाँ पे हमारा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पे आपके फिर चेंजेस नहीं आती हैं। तो एक पॉइंट दिमाग में याद रखिएगा, अगर बाय द वे कहीं ऐसा कुछ डिजाइन किया जाता है तो ट्रांसवर्स रहेगा, तो जहाँ पे आपका क्या हो रहा था, क्रस्ट, वहाँ टॉट, जहाँ टॉट हो रहा था वहाँ पे क्रस्ट। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी डेंसर मीडियम से या हैवी सपोर्ट से आपका रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो होते हैं ये एक दूसरे को इन्वर्ट नहीं करते आफ्टर रिफ्लेक्शन, डू नॉट इन्वर्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक दूसरे को फिर वो चेंज नहीं करते हैं। ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिखवा दें, याद रहेगा, लिखवा दें, लिख लीजिए भैया, लिखना। अच्छा, कहानी ज़्यादा हो जा रही, टाइम कम है, याद होगा इतना। अगर लिखो जल्दी से सब, व्हेन ए ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम when a transverse wave is reflected from a denser medium then trot, T-R-O-U-G-H, then trot is reflected as crest, then trot is reflected as crest, trot is reflected as crest and vice versa, trot is reflected as crest and vice versa, trot is reflected as crest and vice versa। हो गया, एंड वाइस वर्सा। देखिए वाइल, अब वो भी पॉइंट लिखिए था तो लिखे लो, वाइल व्हेन ट्रांसवर्स वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, while when transverse wave is reflected from, while when transverse wave is reflected from rarer medium, अंडरलाइन कर लेना, रेयर डेंसर से था तो 180 का यानी उल्टा हो गया था, रेयर मीडियम, देखिए क्रस्ट एंड ट्रॉट डू नॉट, crest, C-R-E-S-T, crest and trot do not invert after reflection, do not invert after reflection, यानी बदलते नहीं है बेटा, do not invert after reflection, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया बेटा हमारा ट्रांसवर्स वेव के लिए। अगर किसी डेंसर से रहेगा तो बदल जाएगा, अगर एरर से रहेगा तो बदलेगा नहीं। लिखिएगा लॉन्गिट्यूडनल के लिए, नेक्स्ट लाइन, व्हेन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इज रिफ्लेक्टेड
when a longitudinal wave is reflected when a longitudinal wave is reflected from a denser medium when a longitudinal wave is reflected from a denser medium, देखिए, the compression and rarefaction do not invert after reflection. Do not invert, बदलते नहीं, उल्टे नहीं होते. Do not invert, INVERT है बेटा, invert आफ्टर रिफ्लेक्शन. टिक कर लेना. कब से? सॉलिड, वहाँ सॉलिड कर लो और यहाँ डू नॉट. ठीक. और यही चीज जब रेयरर से हम लोग करेंगे, किससे? रेयरर से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पे इन्वर्ट हो जाएगा. जैसे वहां पे था डेंसर से इन्वर्ट हुआ, रेयरर से नहीं हुआ. कौन? ट्रांसफर वेव. लॉन्गिट्यूडनल डेंसर से नहीं होगा, रेयरर से हो जाएगा. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. while a longitudinal wave when reflected from a rarer medium लिखना. compression is reflected, compression COMPRESSION, compression is reflected as rarefaction. Compression is reflected as rarefaction and vice versa. Compression is reflected as रेयरफैक्शन एंड वाइस वर्सा. यानी कंप्रेशन रेयरफैक्शन के टर्म में होगा और रेयरफैक्शन कंप्रेशन के टर्म. तो दोनों पॉइंट उल्टा है. ट्रांसवर्स वाला डेंसर में क्या करेगा? इन्वर्ट करेगा. और किसमें? रेयरर में नहीं करेगा. लॉन्गिट्यूडनल वाला डेंसर में नहीं करेगा, रेयरर में करेगा. पॉइंट याद रहेगा? तो थोड़ा ध्यान रखना बेटा, पॉइंट आपको पुटअप किए जाते हैं. ठीक. चलिए आगे लिखिए. नेक्स्ट, आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखा तो नहीं है? चेक कर लीजिए. समझाया था क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. वह लग तो रहा है पढ़ाया, पता नहीं आपके बैच को पढ़ाया, कहाँ और पढ़ाया तो याद नहीं आ रहा, लेकिन दिमाग में तो आ रहा कि अभी जल्दी बताया गया. एक मिनट उड़ गया. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप भी पढ़ाया तो है बेटा. ठीक. अब इसी का अगला जो इंटरफेरेंस है वो बताना है. चलिए, कल आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता दिया गया था थोड़ा सा, कैसे अगर दो वेव आपस में क्या करती है? प्रोपोगेट होती हैं तो क्या होगा नेट उनका इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड जो होता है वो कैसे हम दिखाते हैं. तो उसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपने कहा था. अब हेडिंग कर लीजिएगा. इंटरफेरेंस नहीं हुआ है ना? देखो, इंटरफेरेंस क्वेश्चन पूछा जाता भैया. देखो, इंटरफेरेंस में क्या होता है, बोला गया था व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. ठीक. व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर सुपर इम्पोज, देन इन मीडियम इन सम प्लेसेस इंटेंसिटी विल बी इंक्रीजेस एंड अदर प्लेसेस इंटेंसिटी विल बी डिक्रीजेस. ठीक. एट दोज प्लेसेस इंटेंसिटी इंक्रीजेस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड एट दोज प्लेसेस इंटेंसिटी डिक्रीजेस आर कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक. एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड क्या? इंटरफेरेंस ऑफ वेव. इसी को हम लोग कहते हैं बेटा इंटरफेरेंस ऑफ वेव. मतलब ये हो गया बेटा, अगर किसी भी मीडियम में दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स प्रोपोगेट हो रही हैं. ठीक.
तो उस केस में कुछ पोजीशंस मीडियम में ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, और जिन पॉइंट पे इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा इसका मतलब वो प्रोपोगेटिंग वेव वहाँ पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं सेम केस में कंस्ट्रक्टिव नेचर में, मतलब जुड़ रहा है, ठीक। और दूसरा आपका होता है कि अगर वो वेव सुपर इम्पोज हो रहे हैं बट केस में डिस्ट्रक्टिव नेचर में, अपोजिट, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। जहाँ घटेगा उसे डिस्ट्रक्टिव, और जहाँ बढ़ेगा इंटेंसिटी वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव। तो एक कंस्ट्रक्टिव होता है बेटा और दूसरा क्या होता है आपका, डिस्ट्रक्टिव होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो आपके वहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, ठीक। तो लिखिएगा इंटरफेरेंस, हेडिंग कर लिया, लिखना। When two waves of same frequency, when two waves of same frequency, when two waves of same frequency superimpose, when two waves of same frequency superimpose each other, superimpose each other, same frequency superimpose each other, देखिए, there occurs redistribution of energy, there occurs redistribution of energy, there occurs redistribution of energy in the medium, there occurs redistribution of energy in the medium which causes redistribution of energy in the medium which causes either a minimum intensity or maximum intensity, either a minimum intensity or maximum intensity. This phenomena is called interference of wave. This phenomena is called interference of wave. हो गया, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। उसी फेनामेना को हम लोग कह देते हैं बेटा इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अगर दो वेव है बेटा, एक क्वेश्चन आपको दिया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई आपका है, ठीक। अब यहाँ पे अगर इनका क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहेंगे, तो हम लोगों ने लिखा था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है। तो y1 की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी लिखा, y2 की वैल्यू क्या लिखा आपने, ए साइन ओमेगा टी प्लस आपने फाई लिखा। अब A1 और A2 दो अलग अलग है, अगर इनके एम्पलीट्यूड, ठीक, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर हम लोग कॉमनली क्या ले लें, इक्वल ले लें, तो A अगर कॉमन कर लेते तो साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा, फाई के इक्वल हो जाएगा। अब वहाँ पे जो कैपिटल ए आएगा A1 A2 की जगह पे, उसकी जो वैल्यू आपकी आती है वो वेक्टर सम के बराबर होगा बेटा, दोनों के अलग अलग एम्पलीट्यूड के। तो नीचे लिख लीजिएगा, क्या लिखा है, देखिए देखिए, if at a point two waves, if at a point two waves arrive with a, if at a point two waves arrive, arrive with a phase difference phi, arrive with a phase difference phi, phase difference phi, ठीक, and phase difference phi, and equation of waves, या equation of these waves, and equation of these waves is given as लिखते पहला y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y1 इक्वल टू बेटा a1 साइन ओमेगा इंटू टी, एंड y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक, ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है।
हो गया। आगे लिखो अकॉर्डिंग टू, लिख लिया, जल्दी करो। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों वेव का नेट है जो आपका डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड होता है ऐड होता है बेटा, लेकिन वेक्टर सम में करते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस कितना y2, y की वैल्यू क्या होगी y1 प्लस क्या होगा y2 के बराबर होगा। तो नीचे लिखिएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2, होगा। तो नेट y की जो वैल्यू आएगी बेटा, पहला आपने लिखा है a1 साइन ओमेगा टी, दूसरा क्या है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हो गया y की नेट रिजल्टेंट वैल्यू आएगी ओमेगा टी प्लस इन दोनों का जब रिजल्टेंट हम लोग लेते हैं बेटा, तो इसी को कैपिटल ए ले रहे हैं, ठीक। और कैपिटल ए की जो वैल्यू आपकी होगी वो a1 और a2 के वेक्टर सम के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब उन्होंने कहा था अगर दो वेक्टर्स हैं वो थीटा एंगल पे हैं या फाई एंगल पे हैं, तो रिजल्टेंट वैल्यू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा पढ़ते थे, याद आ रहा है कुछ। तो उस कंडीशन में वहाँ से यहाँ पे फाई ले रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग फाई ले लेंगे। तो जो कंडीशन आपकी होगी यहाँ पे, अगर इसी को आर करके हम लोग लिख लें y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे a की वैल्यू होगा वेर a इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कास फाइव, वेर a इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं बेटा दोनों वेव पेज, मान लो सपोज दैट फाई एंगल पे था, इनके बीच का एंगल अगर बेटा फाई है, और इनका जो रिजल्टेंट होगा इनके वेक्टर सम के बराबर होगा, तो ये रिजल्टेंट वैल्यू हमारा शो करेगा। ये हो गया हमारा a, और इसका जो आपका मान लो एक आपने a1 लिया, एक आपने a2 लिया, और ये एंगल जो है आपको सपोज दैट थीटा है, ये फाई है बेटा इनिशियल, और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ से टेन थीटा करोगे तो a2 बाई क्या होगा, टेन थीटा की वैल्यू करेंगे तो a2 बाई कितना a1 के बराबर हम लोग कर सकते हैं, ठीक। या a2 अगर उसको साइन के टर्म में लेंगे तो साइन फाई अपान a1 प्लस a2 cos फाई के बराबर हो जाएगा। दोनों टर्म में लिख सकते हैं। अगर फाइनली हमें डायरेक्ट दिया गया है तो हम ऐसे लिख लेंगे, अदरवाइज अगर साइन और क्या cos के टर्म में लिखेंगे तो a1 साइन फाई अपान नीचे वाले से कंपोनेंट करेंगे तो a1 प्लस a2, या ऐसे कर लीजिए। अब आपने किसको एज्यूम किया है, अभी इसको ऐसे मत लिखिए, बल्कि आपने कौन सा a1 लिया है कौन सा a2, अगर हमने a1 इसको ले लेंगे a2 ये ले लेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। अब वो डिपेंड करता है किसे आपने क्या कंसीडर किया। हॉरिजॉन्टल वाले को अगर a1 किया, वर्टिकल वाले को a2 कर लिया, तो वहाँ पे आपका ये क्या होगा a2 साइन फाई, अगर हम लोग ब्रेक करते हैं अपान a1 प्लस a2 cos फाई के बराबर हो जाएगा। तो कहाँ से क्या कंसीडर किया है वो चीज़ें हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करके निकालते हैं बेटा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगर इंटेंसिटी रिजल्टेंट आपको निकालना है तो दो चीज़ें आपने पढ़ा था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर के होता है। इंटेंसिटी जो वेव की होती है बेटा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नीचे लिखिएगा, और दोनों वेव की अगर इंटेंसिटी दी है, रिजल्टेंट निकालना है, तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा वहाँ पे दोनों का सम, डिस्ट्रक्टिव होगा तो दोनों के डिफरेंस के टर्म में हम लोग निकालते हैं। तो लिखिएगा
नेक्स्ट लाइन से एरो नोट करिएगा, इफ I1 and I2 are intensity of the interfering waves, I1 and I2 are intensities of the interfering waves, and phi is the phase difference, then resultant intensity is given by लिखिए I इक्वल टू क्या आएगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। I की वैल्यू हो जाएगी बेटा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, 2 रूट I1 I2 cos phi। अब ये फार्मूला होगा बेटा, आपने पढ़ा होगा अंडर रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर जब आप पढ़ते हैं तो आता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी कॉस थीटा, यानी फाई लेंगे तो cos phi। इसी को हम लोग कह सकते हैं बेटा कि जो I है I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos phi आपका आ रहा है, इसी को अगर हम लोग मैक्सिमम की कंडीशन लेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और उसके इसमें वैल्यू जो आएगी I1 अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। और जब डिस्ट्रक्टिव लेंगे तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, रूट I1 माइनस रूट I2 के होल स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो नीचे लिखिएगा, हाँ लिखवा दें बेटा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi हो गया। तो लिखिएगा, लिखिए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस I मैक्स इक्वल टू आएगा बेटा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक, एंड ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे एक चीज़ और रख दीजिएगा, कब कंस्ट्रक्टिव होगा और कब डिस्ट्रक्टिव होगा। इसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए जो हमारा फाई होता है वो 2 पाई इंटू एन के बराबर होना चाहिए, 2 पाई इंटू एन के बराबर होना चाहिए, एन की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी आप लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा 2 पाई इंटू एन, ठीक, तो लिख लीजिए फाई इक्वल टू यहाँ क्या होना चाहिए, 2 पाई इंटू एन। और डिस्ट्रक्टिव के लिए लिखेंगे तो वहाँ I मिनिमम मिलेगा बेटा, तो यह आता अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का क्या होल स्क्वायर, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। और इस कंडीशन में फाई जो होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई होता है, जैसे 2 पाई n था ऊपर वाले में, यहाँ पे 2n प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा पाई, यहाँ पाई होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक। ये केस आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव और किसका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव और क्या होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहाँ से लेते हैं। और इंटेंसिटी जो आपका होगा वेव का वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो नीचे लिखिएगा, ठीक है, एंड इंटेंसिटी I proportional to इंटेंसिटी I proportional to किसके, ए स्क्वायर, इंटेंसिटी I proportional to ए क्या है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक। ये चीज़ें आपकी होती हैं
और एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर क्या होता है, इसी फार्मूले को अगर हम लोग एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखना चाहें, किसके टर्म में बेटा, एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखना चाहें, तो यहीं आप बढ़ा लेना। आई देखो आई प्रोपोर्शनल टू किसका है, ए स्क्वायर के है, ठीक। तो इसका मतलब ए स्क्वायर, ए जो प्रोपोर्शनल टू होगा अंडर रूट आई होगा ना, तो ए आई वन के जगह पे हम लोग ए वन लिख सकते हैं, आई टू के जगह क्या लिख सकते हैं, ए टू ले सकते हैं। रूट आई वन की जगह पे ए वन, रूट आई टू की जगह पे ए टू, इसी लिख सकते हैं बेटा ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक। और यहाँ क्या आएगा बेटा, ए वन माइनस कितना, ए टू का होल स्क्वायर। इस पे खूब क्वेश्चन बनते हैं, आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम का रेशियो क्या होगा, ठीक। तो सो आई मैक्स अपान आई मिनिमम इक्वल टू ए करेंगे अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर अपान अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। आर आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम इक्वल टू ए वन, कैपिटल ए से लिख रहे थे ना, ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर अपान ए वन माइनस ए टू, ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर अपान ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। इस पे सबसे ज़्यादा जो पुटअप होने वाला है वो इंटेंसिटी। अभी एक क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें। जी बेटा, क्या कह रही हो? हाँ जी, नहीं ये तो पोजीशन वही मिलेगा, ये नहीं फेज, ये तो फेज डिफरेंस बता रहा ना, कब मिनिमम होगा कब मैक्सिमम, फेज डिफरेंस तो वही रहेंगे, चाहे एम्पलीट्यूड के टर्म मिले चाहे इंटेंसिटी। वैल्यू जो होगी ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए वन प्लस ए टू एम्पलीट्यूड के टर्म में जब लेंगे। भाई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आई होता है, तो आई वन की जगह पे ए वन कर लिया, आई टू की जगह पे ए टू कर लिया, बस पोजीशन तो वही रहेगा ना। एक क्वेश्चन कर लीजिए। हो गया, लिखिए टू waves of same frequency, two waves of same frequency, two waves of same frequencies are interfere to each other, okay, each other, then determine intensity, ऐसे कर लो, then determine ratio, आप कर लो, then determine ratio of maximum and minimum intensities if amplitude of waves are in the ratio of 4:, ऐसे कर लो 5:4, amplitude of waves are in the ratio of 5:4, यानी कि A1 और A2 का जो रेशियो है बेटा, A1 अपान A2 कितना है, 5/4 है, ठीक। 5 क्या है, 4 के रेशियो में है, तो उनके मैक्सिमम और मिनिमम क्या इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना बेटा। मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, नोट करिए जरा, मन लगाइए।
है भैया। हाँ जी, 81/82। नहीं सर, ये 81 मैक्सिमम 81। सही है जी, कितने लोग बोल रहे हैं सही है? तो 81/1 कर दिया, 181 बढ़ा दे, 1 बना दिया, कैसे किया जाए? क्या किया बेटा? क्या करी हो? एक मिनट। हाँ बेटा, क्या है? देखो क्या करेंगे, आपको एम्पलीट्यूड के रेशियोज दिए गए हैं, ठीक? मतलब A1 अपान क्या A2 दिया है। मान लो A1 की वैल्यू आपको 5/4 दिया है बेटा, इसको मान लो 5A है, इसको कर लो 4A है, कर सकते हैं ना? ठीक, या सिंपली 5 और 4 रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए यार, ठीक? तो ऐसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 क्या है 4 है। अब कंडीशन क्या लिखेंगे, हमें I मैक्सिमम अपान I मिनिमम, हम लोगों ने कहा था A1 + A2 का होल स्क्वायर अपान क्या A1 - A2। बेटा ये 5 है, दूसरा 4 है, ठीक? और यहाँ पे 5 है, दूसरा 4 है, 5 4 9 स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर, तो 9 9 जा 81/1। तो मैक्सिमम और मिनिमम जब इंटेंसिटी होगा, मिनिमम का मतलब जस्ट अपोजिट फेज में हो, और मैक्सिमम का मतलब बेटा सेम फेज में हो। तो सेम फेज में होगा तो उसे कंस्ट्रक्टिव कह लोगे, तो उस समय मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। अपोजिट फेज में होगा तो घटेगा ना, तो उस कंडीशन में उसे डिस्ट्रक्टिव कहेंगे और वहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी, ठीक? और अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर हो तो आई मैक्सिमम आई मिनिमम का रेशियो क्या होगा? खड़े हो जाते दीजिए। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर होते तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो क्या आएगा? हाँ, अगर एम्पलीट्यूड जो दोनों वेव के वो सेम हो, ठीक? तो उस कंडीशन में आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो क्या आएगा? आई मैक्सिमम आई मिनिमम एक बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। दोनों का तो मैक्सिमम होगा ना। चलिए पका दिया। हाँ जी, हैं? बराबर हो जाएगा ना? हाँ जी, क्या होगा जी? नेक्स्ट, खड़े हो जाते जी, क्या आएगा बेटा? इक्वल रहेगा दोनों, मैक्सिमम मिनिमम दोनों। हाँ जी, पता नहीं चल रहा है जी, नहीं पता चल रहा है जी, 0 हो जाएगा। रेशियो मैक्सिमम मिनिमम का पूछ रहे हैं। हाँ जी, जल्दी बता बेटा, टाइम कम है। क्या 0 आ जाएगा? आप बराबर रहेगा, हाँ बराबर हो जाता है ना? आपका भी यही होगा। आप सर, हाँ
अरे भाई जैसे मान लो हमने कहा A1 इक्वल टू A2 बराबर A मान लो, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A मान लिया जाए, तो जब आई मैक्सिमम लिखा गया बेटा तो A प्लस A का होल स्क्वायर, आई मिनिमम होगा कितना, A माइनस A का क्या होल स्क्वायर, ये 2A का होल स्क्वायर अपान क्या 0 का होल स्क्वायर, 2A का होल स्क्वायर 4A स्क्वायर अपान 0, और 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है जी। बराबर कहाँ से आ रहा था हैं दोनों डिवाइड नहीं होता। भाई, जब दोनों बराबर एम्पलीट्यूड के हैं तो जहाँ जोड़ेंगे वहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, जहाँ घटेंगे वहाँ 0 हो जाएगा। और चूंकि आपको मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालना था तो मैक्सिमम जो भी होगा अगर 0 से आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करने में क्या आता है, ऑलवेज इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। बैठो तो थोड़ा बुद्धि खर्च कर लिया करो यार, तुम एकदम बचा के रखे हुए हो हैं, 80 साल तक जियोगे नहीं, ठीक, तो क्या करोगे फिर बचा के, हैं क्यों जी। कितने लोग 100 ईयर्स जीना चाहते हैं, 100 साल जीना चाहते हो, क्या करोगे यार 100 साल जी के, हाँ घर वालों को परेशान करोगे, हाँ बूढ़े जैसे पड़े रहोगे, हैं क्यों, जब तक जिएंगे तब तक खुशी खुशी जिएंगे, दुखी भी रहोगे तब भी जीना पड़ेगा, हैं ऐसे होता कि वो तो ईश्वरीय शक्ति हो जाती, जब हमारा मन करता तो निकल लेते हैं। हाँ हम लोग को ऐसे वरदान नहीं मिले भैया, हम लोग को चाहे जैसे भी परिस्थितियाँ रहेंगी वो, हाँ चलिए हो गया बेटा। ये आपको कल स्टेशनरी भी बता दिया था बेटा ना, डाटा वही रहेगा, कभी 5:4 का रेशियो पूछा था, कभी 3:4:3 का दिया जाता है, कभी इंटेंसिटी दे के पूछ लेगा। लिख लो भैया एक तो, ठीक है, डिमांड है इंटेंसिटी पे भी लिख लो एक तो, हाँ आता है, दोनों पे ही आता है, ठीक लिख लीजिए, लिखो बेटा। द इंटेंसिटी इज ऑफ, आप छोटे भाई हो क्या इनके, तो भाग कहाँ रहा है, सर कोई है नहीं, चाबी छूट गया है, चाबी छूट गया वही लेकर ले जाएंगे। अच्छा घर ले आओगे, आज चाबी भूल गया चलो। आज ये बोला कि तुम बोले, मैं नहीं भूली थी, हाँ मेरी सिस्टर भूली। तो आता है यहाँ पढ़ने, हाँ तो अब चाबी तो ले लेंगी, तो ऐसे खड़ी रहेगी 5 बजे तक, तो यही तो चाबी देने जा रहा भैया, चलो लिखो। अच्छा क्या लिखा बेटा, द इंटेंसिटी ऑफ two interfering waves, intensity of two interfering waves are in the ratio of 16:9, 16:9, are in the ratio of 16:9, देखिए, then determine ratio of maximum and minimum intensity, after interference between them, after interference between them,
after interference between them. आपका 49 क्या आप लोग लगाओ। दो ही टाइप का बनता है बेटा, या तो एम्पलीट्यूड के टर्म में दिया रहेगा या तो इंटेंसिटी के टर्म में दिया रहेगा। हैं ऐसे दो ही बनता है बेटा, इस पे दो ही बनता है। इंटेंसिटी वाला कंफ्यूज करता है, वो वाला तो बन जाता है, ये वाले में गड़बड़ थोड़ा सा होता है। चलो देखो, आई मैक्सिमम अपान आई क्या मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट कितना I2 का होल स्क्वायर अपान अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। रूट I1 की वैल्यू जो है बेटा, देखो वैल्यू दिया कितना, रूट 16 है, 16 माइनस रूट 9 का होल स्क्वायर अपान ए प्लस है ऊपर माइनस रूट 9 का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपान 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या 4 3 7, तो 7 का स्क्वायर 49 अपान 3 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर क्या हो गया, ठीक, तो 49:1। तो बेटा यह इंटेंसिटी के टर्म में देगा या एम्पलीट्यूड के टर्म में देगा। एम्पलीट्यूड का A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर कर लेना। अगर इंटेंसिटी दे देगा तो रूट I1 प्लस I2 का रूट I2 का होल स्क्वायर अपन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर कर लेना, कर लेंगे। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं बेटा क्या होगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बेटा, दो चीज़ें यहाँ पे बेसिकली में बची हुई हमारे। एक तो जो वेव का प्रोपोगेशन होता है किसी स्ट्रिंग में, किसमें, धागे, जैसे धागा है ना, बांध दो और एक जगह हिट करो तो ऐसे देखो वाइब्रेट करता है। तो एक आपका होता है कि वेव्स इन स्ट्रिंग, और वेव होता है किसमें, किसमें, आर्गन पाइप में। किसी पाइप में अगर हम लोग वहाँ पे साउंड प्रोपोगेट करते हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में एक एंड से दूसरे एंड तक प्रोपोगेशन हो रहा है, तो उस केस में क्लोज एंड है या ओपन एंड है। ओपन का मतलब दोनों साइड खुला, क्लोज का मतलब एक साइड खुला एक साइड बंद, ठीक। तो उसी को ओपन आर्गन पाइप मतलब दोनों एंड अगर ओपन है पाइप का तो उसे ओपन आर्गन पाइप कहोगे। क्लोज आर्गन पाइप का मतलब एक एंड ओपन है दूसरा एंड कैसा है, क्लोज है, तो उसे क्लोज आर्गन पाइप कहेंगे, ठीक। नहीं, वो कंडीशन किसके लिए ले रहे हैं, आप ऐसा नहीं कहेंगे फाइनाइट वर्क हमेशा ओपन ही मानेंगे, ठीक। तो टर्मिनल किस में वो जनरेट कर रहे हो आप, ठीक। हाँ, वो बदलेगा, जैसे हमारा ओपन है तो अलग कंडीशन बनेगा, क्लोज है तो अलग कंडीशन बनेगा, वो डिफरेंट केसेस हैं। बट वहाँ पे हम लोग वहाँ से डिटरमाइन करेंगे क्या होगा कैसे होगा, ठीक। तो लिखिएगा, हेडिंग करो बेटा, आपने दो चीज़ें हम लोग पढ़ना है बेटा यहाँ पे, जो स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स कहलाते हैं। क्या कहेंगे, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव, आपको पहले ही बता दिया था, ठीक। तो उसी को हम लोग यहाँ पे हेडिंग करेंगे, लिखिएगा स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग, हेडिंग बना लो, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग। आज थोड़ा समझ लो क्योंकि अब लिखाने भर का टाइम क्या हो रहा है बेटा,
हाँ, अब क्वेश्चन तो ये बनता है, आप क्या करा दें, वही डाटा बदल के कराएंगे, उस पर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे। लिखिए तो समझ लीजिए, समझे रहेंगे तो कल खाली लिखाना ही रहेगा। तो हाँ, जीरो और वो तो सेम सेम रहेगा। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम सेम है तो एक जगह क्या होगा, रेशियो फिर वही ना आपका जाएगा इनफाइनाइट/1। ठीक, वो तो अभी ऐसे मूव क्या वही पूछ लिया है। ठीक, लिखिएगा, समझ लीजिए बेटा। जैसे जो हम लोग किसी वेव को किसी स्ट्रिंग में वेव जनरेट करते हैं तो कंडीशन का क्या होता है कि जो वाइब्रेशन उसमें डेवलप होंगे ना, जैसे ये कोई मान लो स्ट्रिंग है बेटा, ऐसे स्ट्रिंग था, आपने बीच से खींच के छोड़ दिया, बीच से खींच के छोड़ेंगे ना, ऐसे वेव्स आपके वहाँ पे बनेंगे। ठीक, तो जो एक बनता हमारा फंडामेंटल, थोड़ा हमने बनाया है। अब यहाँ से समझो, सपोज दैट स्ट्रिंग की लेंथ हमारी एल थी, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, एल है। ये 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में बधा हुआ था, आपने उसे बीच में हिट करके या उसको क्या पुल करके छोड़ दिया, छोड़ेंगे तो इस तरह से वो वाइब्रेट होगा बेटा। ये जो आपका पहला जो वाइब्रेशन आपका डेवलप हो रहा है, पहला जो वाइब्रेशन है, इसी को हम लोग फंडामेंटल टोन कह लेते हैं या फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे। और जो इसके सब्सिडरी आगे बनेंगे उसे हम लोग हार्मोनिक्स कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है अगर लेंथ एल है तो अगर हम लोग इसके वेवलेंथ के टर्म में, जो वेव होगा उसका वेवलेंथ होगा, तो वेवलेंथ के टर्म में अगर बोला जाए तो वेवलेंथ और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, बताओगे क्या रिलेशन बनेगा? हाँ, कोई लोग सोच के बताओ यार, हर चीज़ याद ही थोड़ी रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने दिमाग यूज़ करके फिर बता लेते हैं। कितना लर्न करके बैठे रहोगे? हाँ हाँ, क्या पूछ रहे हैं सर? पूछ रहे हैं इसकी लेंथ और वेवलेंथ में क्या रिलेशन आएगा इस फंडामेंटल मोड के लिए। हाँ जी, एल की वैल्यू मान लो पहला फंडामेंटल मोड है, इसका वेवलेंथ λ1 है। अगर हमारा क्या लिया, λ1 है मान लो फंडामेंटल मोड, तो λ1 और लेंथ में क्या रिलेशन होगा? हाँ, λ/2। बैठिए, आपको बोला था बेटा वेव ये होता है, ये कंप्लीट वेव हुआ, एक साइकिल ये पूरी हुई, तो अभी यहीं तक तो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया बेटा हाफ ही साइकिल तो है। ठीक, क्या है आपका हाफ साइकिल है, तो उस केस में अगर हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे तो एल की वैल्यू λ1 बाई कितना होगा, 2 के बराबर, या λ1 की वैल्यू 2l के बराबर हो जाएगा। भाई ये आपने अभी आधा वेव बना है, आधा बना है ना, तो इसका मतलब एल की जो वैल्यू अभी आपका है, स्मॉल एल लिखा तो स्मॉल लिख लो, एल की वैल्यू λ1/2 है, तो λ1 की वैल्यू कितना लिखेंगे, 2l के बराबर होगा। किसके लिए, फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल टोन के लिए। अगर हम लोग इसी के बेस पे हम लोग हाँ हाँ डॉट, हाँ जी, तो कैपिटल जो रियल दिख रहा है वो तो दिख रहा है लेफ्ट बराबर है। अरे यार देखिए, ऐसे वेव का प्रोपोगेशन होता है ना, ये क्या है, वेव का प्रोपोगेशन है। ठीक, यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड करते बेटा ना, तो देखो आप चला, क्या हुआ हाफ साइकिल, अरे भाई जीरो से पीक, पीक से जीरो, पीक से फिर जीरो से फिर नेगेटिव पीक, और नेगेटिव पीक से फिर से क्या, कहाँ पहुँचेंगे आप, जीरो पे। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से आप रिलेट करेंगे कैसे आपका क्या होगा, वहाँ पे प्रोपोगेशन होगा।
चलो बेटा, तो क्या लिख रहे थे हम लोग? जब यहाँ से दिखाओगे तो एक वेव जो कंप्लीट हो रहा है बेटा, एक साइकिल जो पूरी हमारी हो रही है, वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? ठीक, देखो यहाँ से चला मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर आपका क्या मीन, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव होता है, इसे वेवलेंथ कहते हैं। क्या बोलेंगे? उसे वेवलेंथ कहेंगे। ठीक, एक वेव कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस कवर्ड करता है, वेव के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड होते हैं, उससे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं उसका। ठीक, तो ये कंडीशन आपका हो गया बेटा। तो ये वैल्यू हमारी एल की वैल्यू λ1/2 या λ1 की वैल्यू 2l के बराबर होगा। सेकंड कंडीशन अगर हम लोग बनाते हैं बेटा, सेकंड केस हम बनाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि देखो अब यहाँ पे ये बराबर बनना चाहिए, थोड़ा सा हमारा इधर उधर हो गया है। इस केस में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से पूरा कंप्लीट एक वेव हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये λ2 ले लेते हैं। अब की बार क्या होगा, L की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? λ2 के बराबर होगा, या λ2 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे L, और जब इस टर्म में लेते हैं, किस टर्म में लेते हैं? उस टर्म में लेते हैं, तो यहाँ पे आपने लिखा था 2l और यहाँ पे कितना हो गया? L के बराबर हो गया, पूरा हो गया। ठीक, अगर इसका अगला बनाओगे तो फिर से बनेगा, तो 3/2 λ इक्वल टू फिर हमारा क्या लेते हैं? L लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा, उसके बेस पे। तो थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट डे इसको क्या समझा के आपको तब बनाया जाएगा, हो जाएगा। एक बार पढ़ाइएगा। ठीक।